प्यारे बच्चों, मैं विजय प्रकाश दीक्षित, प्रधानाचार्य आदर्श कृषि इंटर कॉलेज सारोल, अलीगढ़, यूपी, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर परमाणु संरचना लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। तो देखिए, कहते हैं आज हम इसके बहुत डीप स्टडी करेंगे क्योंकि परमाणु संरचना बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और यूपी बोर्ड में तो इसका महत्व है ही है। इसके साथ साथ रुड़की, MNR, IIT में भी कहते हैं इसमें हर परीक्षा के अंतर्गत कम से कम 2-3-4 क्वेश्चन आवश्यक रूप से पूछे जाते हैं। तो ये परमाणु संरचना पर हम आज कहते हैं अपना ध्यान केंद्रित करते हुए देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अदृश्य किरणों की। अदृश्य किरणें पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा एक ब्रीफ वे में विसर्जन नली को। विसर्जन नली क्या होती है? कांच की एक ट्यूब होती है जिसमें एक तरफ कहते हैं एक निकास नली लगी रहती है जिससे कि निर्वात इसमें उत्पन्न किया जाता है तथा इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड और दूसरा कैथोड। इन दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य क्या कहते हैं उच्च विभव की विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जाती है। तो इसको हम कह देते हैं विसर्जन नली। अब अदृश्य किरणें क्या होती हैं? अदृश्य किरणें 2 प्रकार की होती हैं, एक कैथोड किरणें, दूसरी एनोड किरणें। देखते हैं कैथोड किरणें क्या होता है। जो किरणें कैथोड से चलकर एनोड की ओर जाती हैं उनको हम कहते हैं कैथोड किरणें कह करके पुकारते हैं। ये कैथोड से उत्पन्न होती हैं और विसर्जन एनोड की तरफ जाकर विसर्जन नली पर पड़ने पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। नंबर 2 होता है एनोड किरणें। एनोड किरणें क्या होता है? जब कैथोड के अंदर छोटा छिद्र कर दिया, हमने क्या करा, कैथोड देखिए बदल दिया है। इधर पहले कैथोड यहाँ था, अब इधर है, अर्थात विसर्जन नली में हमने कहते हैं उनका स्थान बदल दिया है। कैथोड एनोड यहाँ लगा दिया और कैथोड इधर लगा दिया और कैथोड में छिद्र कर दिया। तो जब कैथोड में छिद्र करा गया तो देखा गया कैथोड के छिद्र में से होकर के कुछ किरणें उसकी दीवार पे जाके पड़ रही थी। तो चूंकि इन किरणों की क्या होता है, ये छिद्र में से निकल के आ रही थी। ग्रीक भाषा में छिद्र को क्या बोलते थे? कैनाल बोलते हैं। इसलिए इन किरणों को कैनाल किरणें भी कहते हैं। और चूंकि ये कहते हैं धन से ऋण की तरफ चल रही थी, इसलिए इनको एनोड किरणें भी कह करके पुकारा गया। तो देखिए अब हम इनके कहते हैं गुणों का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 सबसे पहला गुण है कहते हैं कैथोड किरणों में हम देख रहे हैं क्या वो सीधी रेखा में चलती हैं। बच्चों हम जानते हैं सीधी रेखा में चलने के लिए क्या पहचान कहते हैं ना, हम यदि किसी प्रतिबिंब को अगर कोई किरण स्पष्ट रूप से बना रही है तो इसका मतलब वो क्या है, सीधी रेखा में चलने का प्रमाण प्रस्तुत कर रही है। अर्थात हमने क्या करा, इनके मार्ग में एक धातु का अपारदर्शी पत्र रख दिया। तो हमने क्या देखा, इस अपारदर्शी पत्र का स्पष्ट प्रतिबिंब जो है वो विसर्जन नली की दीवार पर बना। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये सीधी रेखा में चलती हैं। अगर बेटा ये सीधी रेखा में ना चलती तो क्या होता है, यहाँ से किरण जाती और ये फिर इधर की ओर मुड़ती, सपोज, और ये ऐसे इधर मुड़ती, तो इसका प्रतिबिंब किसी भी हालत में नहीं बनता। जब स्पष्ट प्रतिबिंब बनाए तो इसका मतलब ये सीधी रेखा में चलती हैं। क्लियर हो गया। दूसरी बात, इनमें ऊर्जा होती है। ऊर्जा उनमें क्या कहते हैं, चूंकि गति कर रही है मिस गतिज ऊर्जा इनमें। अब गतिज ऊर्जा क्या है, कहते हैं कि क्योंकि देखा हमने कहते हैं जब ये विसर्जन नली में ये इनके मार्ग में हमने क्या करा, एक धातु पत्र रखा। तो धातु पत्र को इन्होंने क्या करा, रेड हॉट कर दिया। तो उस पर जाके पड़ती हैं। तो जब ये उस पर जाकर टकराती हैं तो अपनी गतिज ऊर्जा उस धातु पत्र को दे देती हैं और धातु पत्र को देने से उसका निरंतर ताप बढ़ता गया। अंत में क्या गया था, धातु पत्र रेड हॉट हो गया। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि इनमें ऊर्जा होती है। तीसरा कहते हैं ये सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। अब क्या करा, इनके मार्ग में एक पिन व्हील रखा, एक छोटा सा पहिया रखा कहते हैं। तो जब देखा कहते हैं कि ये पिन व्हील इनके मार्ग में रखने पर उन्होंने क्या करा, उस पिन व्हील को क्या कर दिया, घुमा दिया। जब इसको घुमा दिया तो घुमाने से क्या प्रूफ होता है कि ये सूक्ष्म कणों से बनी होती हैं, अर्थात इनमें कण हैं। कण क्यों? क्योंकि बेटे उस कण में गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, 12mv²। अगर सपोज मान लिया वो कण नहीं है, कण नहीं है तो मीन्स m नहीं है, m नहीं है मीन्स m0 हो गया। m0 हो गया तो 1/2mv² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 × v² = 0, अर्थात E0 हो जाएगा। जबकि इसमें E0 नहीं है, E0 नहीं है तो इसका मतलब m उसमें है। और m हमेशा ध्यान रहे, अगर किसी में m है तो वो कण है, किरण नहीं। तो अर्थात क्या, ये सूक्ष्म कणों से मिल करके बनी होती हैं। इससे भी प्रूफ हो गया। तीसरा कहते हैं क्या होता है, ये ऋण आवेशित होती हैं। अब हम जानते हैं कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करा, इसे जानने के लिए इसको हमने विद्युत क्षेत्र में से गुजारा। एक तरफ धन विभव, दूसरी तरफ ऋण विभव लगाया और हमने इन किरणों को उसमें गुजारा। तो हमने क्या देखा, ये धन विभव की ओर बढ़ गई। अर्थात इन पर विपरीत, इसका इस पर धन विभव की ओर मुड़ रही है तो इसका विपरीत आवेश इस पर कौन सा आवेश हुआ, इसका मतलब ऋण आवेश हुआ। तो अर्थात ये सिद्ध होता है कि ये ऋण आवेश से मिलकर के बनी होती हैं।
दूसरा, इसके अलावा कुछ अन्य गुण हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे ये फोटोग्राफी प्लेट को काला कर देती हैं। अगर इनके मार्ग में कोई फोटोग्राफी प्लेट रखी जाए तो वो उससे क्या हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है, मीन्स काली हो जाती है, खराब हो जाती है। जिंक सल्फाइड की प्लेट रखी जाए तो उस पर क्या होता है, प्रतिदीप्त करती है, चमक उत्पन्न कर देती हैं। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव भी उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट, इसका बहुत इंपॉर्टेंट गुण है, कहते हैं कि ऋण किरणों के लिए E/m का मान सदैव स्थिरांक या कांस्टेंट प्राप्त होता है। क्या है, कहते हैं E/m का। मुलिकन ने सबसे पहले क्या करा, जो विद्युत प्लेटों के मध्य तेल की सूक्ष्म आवेशित कणों को गिरने की दर उसकी ज्ञात करी और उसके आधार पर इलेक्ट्रॉन के लिए E/m के मान की गणना करी। वो सदैव क्या हुआ, स्थिरांक के रूप में प्राप्त हुआ। तो अब क्या हुआ, इस E/m का अनुप्रयोग करते हुए इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की गणना, हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, उसकी गणना E/m के मान की गणना करेंगे। तो चूंकि कहते हैं E/m इसके लिए तब क्या प्राप्त हुआ, 1.7588 × 10⁻11 कूलाम प्रति किलोग्राम। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6023 × 10⁻19 कूलम। चूंकि हम जानते हैं m = E/m, m का मान, E का मान कितना है, 1.6023 × 10⁻19 कूलम, और E/m का मान कितना हुआ, 1.7588 × 10⁻11। इन दोनों का अनुपात निकाला तो क्या निकल के आया, वो निकल के आया 9.109 × 10⁻31 किलोग्राम। इस हिस्से के इलेक्ट्रॉन के होने। अब हम आ जाते हैं एनोड किरणों पर। एनोड किरणें क्या है, एनोड किरणें जैसे हमने कैथोड किरणों के गुण निकाले थे, अब वैसे ही हम यहाँ पर एनोड किरणों के गुण की भी बात करेंगे। एनोड किरणों के गुण वही सेम प्रोसेस इसमें भी दोहराएंगे, क्योंकि हमें वही गुण इसमें भी देखने हैं कि क्या ये भी सही है, ये भी उसमें लागू होते हैं। मीन्स सीधी रेखा में चलती है, तो सीधी रेखा में चलने के लिए यहाँ भी हमने एक धातु का अपारदर्शी पत्र रखा, तो उसने उसका प्रतिबिंब बना दिया, कंफर्म हो गया कि सीधी रेखा में चलती हैं। दूसरी बात कहते हैं, इनके मार्ग में एक वो कहते हैं धातु पत्र रखा हमने, तो क्या हुआ, इन्होंने उस धातु पत्र को इसने भी रेड हॉट कर दिया। मगर यहाँ थोड़ा सा अंतर आ गया। क्या आ गया, उसने तो केवल रेड हॉट किया था, जबकि इनने रेड हॉट करने के बाद क्या करा, उसको कंपन करा दिया, हिला दिया, कंपित कर दिया। इसका मतलब, हिलाने का मतलब क्या हो जाता है, क्या सिद्ध होता है कि इसमें और अधिक ऊर्जा है। तो अर्थात ये ऊर्जा 12mv² उसकी जो थी उससे इसका मान ज़्यादा है, तभी इन्होंने इसको हिलाने में अपनी सक्षमता रखी। नेक्स्ट, ये सूक्ष्म किरणों से मिलकर बनी होती हैं, तो सेम कहते हैं 1/2mv²। इनमें कहते हैं व्हील को घुमा रही हैं, इट मीन्स गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मीन्स m है, m मीन्स कण है। तो बात ये सिद्ध हो गई। दूसरा कहते हैं ऋण विद्युतीय क्षेत्र, ये कहते हैं विद्युत क्षेत्र से गुजरने पर ये क्या हो जाते हैं, ऋण विद्युतीय क्षेत्र की ओर या विभव की ओर या पोल की ओर मुड़ जाती हैं। अर्थात इससे सिद्ध होता है कि इसका अपोजिट आवेश इस पर है, अर्थात ऋण का विपरीत धन आवेश, अर्थात ये धन आवेश से आवेशित होती हैं या धन आवेश से बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट, वो द सेम जनरल प्रॉपर्टीज क्या है, फोटोग्राफी प्लेट को काला कर देती हैं, जिंक सल्फाइड की प्लेट को क्या करती है, पड़ने पर उस पर चमक उत्पन्न करती हैं। ये भी कहते हैं एनोड किरणें भी प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करती हैं। अब बात चौथा पॉइंट, ऋण किरणों से इसमें बिल्कुल भिन्न है, फिर ध्यान दीजिए इस पर। क्या है, कहते हैं इनके लिए E/m, Q/m भी बोलते हैं बेटे, तो इसके लिए E/m या Q/m का मान कभी भी स्थिर नहीं होता। इवन एक ही गैस के लिए भी E/m का मान या Q/m का मान बदल जाता है। कैसे, देखिए अब आगे बढ़ते हैं। कारण क्या है, कहते हैं धन किरणों के लिए E/m का मान स्थिर क्यों नहीं होता है, क्योंकि कहते हैं इनमें E/m का मान विसर्जन नली में ली गई गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्योंकि जो धन किरणें होती हैं, हमने आपको देखा था, हमने क्या कहा था, कैथोड किरणें तो कैथोड से बन करके और एनोड तक चली थी, जबकि एनोड किरणें विसर्जन नली में कैथोड के छिद्र में से होकर के निकलती हुई दिखाई दी थी हमको। अर्थात वो क्या था, माध्यम बीच में से बनी थी। जब कैसे बनी थी बीच में, क्योंकि जब कैथोड किरणें जब निकली, जब कैथोड से निकली तो उनने विसर्जन नली में जो गैस पड़ी थी, गैस के कण थे, उनसे टकराई और टकराने पर उनमें से इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो शेष बचा जो गैसी पार्टिकल था वो धनावेशित हो गया, और धनावेशित होने की वजह से उसने क्या करा, अब वो कैथोड की ओर मुख करना प्रारंभ कर दिया। तो जब वो छिद्र में के सामने आया तो छिद्र में से होकर बाहर निकल गया और वो एनोड किरणों के रूप में विसर्जन की दीवार पर जाकर के चमक उत्पन्न करी।
तो अर्थात क्या था, धन किरणें किसकी बनी है, विसर्जन नली में ली गई गैस की बनी, गैस के कणों से मिलकर बनी हुई अभिषिक्त कण है वो। तो अर्थात जो हम गैस लेंगे उसी गैस का पार्टिकल होगा, अर्थात गैस का पार्टिकल अलग अलग, गैस का पार्टिकल अलग अलग द्रव्यमान का होगा, तो इसीलिए उनके द्रव्यमान भिन्न हो गए। दूसरी बात, एक और भी बात आ जाती है, एक ही गैस लें और हम उसमें भी परिवर्तन कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी पार्टिकल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला और किसी पार्टिकल में से उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो दोनों अलग अलग आवेश वाले हो जाएंगे। अलग अलग आवेश वाले होने की वजह से उनके लिए आवेश का मान भिन्न होगा, भले ही द्रव्यमान स्थिर हो तब भी उनके लिए Q/m का मान क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा, और वो एक दूसरे से इनके लिए भिन्न कर जाएंगे। इसलिए धन किरणों के लिए कभी भी Q/m का मान स्थिर नहीं होता। तो बच्चों, ये हमने आज कहते हैं विशेष तौर पर बहुत डीपली कहते हैं इनका अध्ययन किया। अगली बार हम फिर से आपसे मिलेंगे कहते हैं इसका अगला टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं विजय प्रकाश दीक्षित। ओके, धन्यवाद।